अ, आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ, यस। भारतीय बंजारा कर्मचारी सेवा संस्था, इनके द्वारा आयोजित भारत की पहली महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को उजागर करने हेतु इस वैचारिक मंचन का आयोजन किया गया है। भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्था के संस्थापक भाई दिगंबर जी राठौड़, मोहन जी चौहान, भाई अशोक जी राठौड़ और इस समारोह में व्याख्याता के रूप में बहन डॉक्टर संयोगिता जी नाइक, बहन पूनम जी चौहान और प्रस्तावना करने वाली कविता जी राठौड़ और सूत्र संचलन बहुत ही बढ़िया और सुचारू रूप से प्रस्तुत करने वाली डॉक्टर कल्पना जी, इन सभी के प्रति मैं अपना सादर प्रणाम करती हूँ। कल्पना जी ने सूत्र संचलन से काफ़ी कुछ अपने मत विचार किए हैं। उनके साथ ही बढ़िया सा लंबा भाषण कविता जी ने किया है। लगभग सभी मुद्दों के ऊपर उन्होंने प्रस्तुत किया। सावित्री जी को लेकर, उनके विचारों को लेकर, साहित्य को लेकर, उनके कार्यों को लेकर और ये बात सही है कि संयोगिता जी को और पूनम जी को ये सवाल थोड़ा-सा यही होना था कि अब क्या बात करें? कहीं श्रोता वर्ग अब उनके विचारों से लाभान्वित होने के बाद मेरे विचारों को प्रस्तुत करना, यानी श्रोताओं को सज़ा देने जैसा रहेगा। लेकिन ये बात ठीक है कि मुझे अध्यक्षता प्रदान की क्योंकि अध्यक्ष को थोड़ा-सा बोलने के लिए जो है काफ़ी विस्तृत स्पेस जिसे हम कहेंगे, क्षेत्र जिसे हम कहेंगे वो थोड़ा-सा मिल जाता है। मैं चंद मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के बाद मैं कुछ अपने मंतव्यों को भी प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कल्पना जी ने कविता जी ने ये कहा कि सभी सभी लोगों से मिलकर प्रचार करना, विस्तार करना। लेकिन उन्होंने ये भी थोड़ा-सा उजागर किया एकलव्य को लेकर कि एकलव्य के जैसे शिष्य। लेकिन आज वर्तमान में प्रासंगिकता को लेकर जब हम देखते हैं तो आज का एकलव्य अंगूठा देने वाला नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो आज आज का एकलव्य इतना अनभिज्ञ और इतना अज्ञान नहीं है कि वह अंगूठा दे, लेकिन आज के एकलव्य जो हैं अंगूठा दिखाने की कोशिश ज़रूर कर देते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी थोड़ा-सा ये कहा कि तुलसीदास की जो काव्य पंक्तियाँ हैं, ढोल नगाड़े पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ये सवाल अक्सर तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ते समय आता ही है कि क्या ये वही तुलसीदास हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्थापना करते हैं और दूसरी जगह नारी को ढोल, पशु और नगाड़े के जैसे पीटना चाहिए, ये बात कहीं तो भी एक अनुसंधान की रहनी चाहिए और होगी भी और हो रहा है। इस बात को भी थोड़ा-सा मैं ये करती हूँ। उन्होंने कबीर जी के दोहों के ऊपर भी आधार लेकर ये कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन आज आज भी हम ये अनुभव करते हैं कि जो जाने का नाम ही नहीं लेती, वो जाति है। हम ये कोशिश करते हैं कि किसी के सरनेम से उसकी जाति का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, किसी के नाम से जाति का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। इन पहलुओं से हम अनछुए नहीं हैं,
लेकिन आज भी ज्ञान मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कहने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का ये कवि, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक हमें लगता है। अंधश्रद्धा के ऊपर थोड़ा-सा उन्होंने, मैं हर बार अक्सर ये कहती हूँ कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इनमें पहले हमें फ़र्क करना चाहिए। ये 2 अलग बातें हैं। लेकिन अंधश्रद्धा के कारण जो विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं, उन परिस्थितियों के ऊपर किस प्रकार से अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के उजाले से किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये हमें सावित्रीबाई फुले से सीखने के लिए मिलता है। संयोगिता मैडम ने ये भी कहा कि सावित्रीबाई फुले एवं महात्मा जी के विचारों को आगे ले जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। मैंने पिछले अपने मंतव्य में ये भी उजागर किया कि अगर महात्मा ज्योतिबा नहीं होते तो शायद सावित्री भी नहीं होती, और आज हमें ऐसे ज्योतिबा की जरूरत है जो सावित्री जैसे कार्य करने के लिए निर्णायक, आत्मनिर्भर होकर काम करने वाली नारियों के लिए अगर महात्मा फुले जी जैसे सहयोगी अगर रहे तो शायद ये सभी समस्याओं का हल होता है। चाहे वह वर्ण व्यवस्था हो, अंधश्रद्धा हो, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव हो, या नर में नारायण की प्रचिति, सेवा नारायण की नहीं करनी है, नर की करनी है, तो नर में नारायण की प्रचिति को देखना और दिखाना, यह कार्य हमें सावित्रीबाई से सीखने के लिए मिलता है, ऐसे उनके मंतव्य से पता। दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि इसकी शुरुआत जो है हमसे होनी चाहिए। हम अपने संतानों के ऊपर कैसे संस्कार करते हैं, उठने से लेकर रात के सोने तक हम ही भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में। तो ये शुरुआत हमसे होनी चाहिए कि भेदभाव जो है न होकर, उन्हें संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन हम समानता का अधिकार देते हैं क्या? एक माता-पिता बनने के बाद या एक समाज का कोई एक तटस्थ व्यक्ति बनने के बाद ये सवाल मन में मंडराते रहते हैं कि ऐसे कृतियां देखने के लिए मिलती हैं क्या, होती हैं क्या? दहेज सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, लेकिन संविधान में सब प्रावधान होने के बावजूद भी आज शादियों के बाजार में पहले मांग होती है पदों की, और उस पद का सौदा होता है कि कौन सा लड़का किस पद पर है, और उसकी उतनी मांगे होती हैं। फिर ये लड़कियों के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी है कि मैडम ने पूनम जी ने ये कहा, उनकी स्थिति और गति की परंपरा को आगे बढ़ाया कि कैसे ऋग्वेद काल में नारियों की स्थिति कैसे थी, और आदि शक्तियां सभी नारियों के रूप में हैं, चाहे वह दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती, जो कुछ उन्होंने कहा, इस बात को हम मानते हैं कि आदि शक्ति नारी है, लेकिन इस शक्ति का स्वीकार कितना होता है, उस स्वीकार को तचना और पचना और स्वीकार करना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। लेकिन ये भी है वैदिक काल में, जैसे याज्ञवल्क स्मृति में ये दर्शाया गया है कि मैत्रेयी और कात्यायनी, याज्ञवल्क की 2 पत्नियां थी, और जब वे संन्यास लेने लगे तो उन्होंने दोनों पत्नियों को समक्ष लाकर ये चर्चा की कि अब मुझे संपत्ति का बंटवारा करना है। कात्यायनी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुझे घर गृहस्थी ये सब कुछ चाहिए, लेकिन मैत्रेयी ने ये अस्वीकार कर दिया कि अगर सारे संसार की धन दौलत और संपत्ति अगर मेरे कदमों में भी अगर लाके रख दी जाए तो मुझे आत्मिक शांति, सुख, समाधान और स्थिरता मिलेगी क्या? और तब वो बताते हैं कि नहीं। इतना ही नहीं कि उस काल में गार्गी जो है, ब्रह्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ कौन, इसकी जब चर्चा चली, इसकी जब परीक्षक के रूप में गार्गी को नियुक्त किया गया, और गार्गी जब
प्रश्नोत्तर करने लगी तो याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि अगर अगला प्रश्न तुम पूछोगी तो तुम्हारा शिरच्छेद हो जाएगा। आम नारी अगर होती तो शायद वह डर जाती, पीछे हट जाती, उस झमेले में क्यों पड़े यह सोचती, लेकिन गार्गी ने ऐसा नहीं किया। गार्गी ने प्रति प्रश्न किया और उस प्रति प्रश्न का जब सही जवाब मिला तब वह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन, इसका जो है किताब उसने देने की ये कोशिश की। हम ये भी मानते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां कहीं नारियों का सम्मान आदर पूजन ये होता है वहां पर सभी कार्य सफल होते हैं। ये इस उक्ति के पीछे जो है हमें दिखाई देता है। भारत की यह प्रथम महिला शिक्षिका क्रांतिबाई सावित्रीबाई ज्योति फुले, इन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महिलाओं की जो शोचनीय स्थिति थी तत्कालीन, वह दयनीय थी। दयनीय सामाजिकता, आर्थिकता, राजनीतिक और शैक्षिक स्तर की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन उस काल में सावित्री जी ने इस को बुलंद किया और महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ, चाहे वह बाल विवाह की प्रथा हो या विधवाओं के लिए आश्रम खोलना हो या अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों की स्थापना करना हो या बाल हत्या के लिए भ्रूण हत्या जैसा वह ग्रह का निर्माण करना, यह बात सावित्री जी ने की हुई है। आज भी हम देखते हैं कि आज भी भ्रूण हत्या कम नहीं हुई है। महिलाओं की यह परंपरागत दयनीय और शोचनीय दशा के लिए जिम्मेदार मनुवादी विचारधारा है। आज भी मनुवाद हमारे मन से गया है क्या? यह परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को नकार कर मानवीय मूल्यों पर आधारित परिवर्तनवादी विचारधारा को लेकर जो महिलाएं आगे बढ़ी उनमें क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। लेकिन समाज ऐसी महिलाओं के प्रति प्रमुख रूप से एक अपना कर्तव्य यह नहीं समझता कि वह उन महिलाओं की बुद्धिमत्ता को लेकर, उनकी बहादुरी को लेकर, उनके कर्तव्यनिष्ठता को लेकर उनका सम्मान करता है क्या? मुझे लगता है कि शायद ऐसा कतई नहीं होता। शूद्राति शूद्र यह नारियों की स्थिति है, लेकिन इस परिवर्तनकारी शब्द में स्त्री का स्थान भाषाई संरचना में फुले दंपति ने पहले स्थान पर रखा है। पहली पाठशाला खुली, कितनी लड़कियां थी और कौन सी लड़कियां उस पाठशाला में थी, यह बखूबी रूप से पूनम जी ने प्रस्तुत किया है। पुरुष और महिला जीवन के ये दो पहिए होते हैं। जीवन की यात्रा की अबाध गति को ये चलाना और प्रगति के लिए इन दोनों को ही कर्तव्यशील तथा बलिष्ठ होना आवश्यक होता है। आज लगभग 75 वर्ष हो गए हैं हमें आजादी मिले, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष के बाद भी क्या हम सक्षम हुए हैं क्या? इस सक्षम शब्द से इर्द गिर्द जो है उनकी परिभाषा को लेकर, उनके भावों को लेकर जो है मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि सक्षम किसे मानना चाहिए? शारीरिकता को लेकर, आर्थिकता को लेकर, वैचारिकता को लेकर, बुद्धिमत्ता को लेकर, भावनिकता को लेकर, किस रूप में हम नारी को सक्षम माने? लेकिन अगर हम सक्षम इस दृष्टि से मानेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से तो हम वह स्वावलंबी हो गई तो वह बहुत कमाने वाली हो गई, आत्मनिर्भर हो गई तो स्वतंत्र हो गई, सक्षम हो गई, ऐसा नहीं है। लाखों रुपए कमाने वाली नारियों को भी खर्च करने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है। यह स्वतंत्रता आज भी नहीं है, लेकिन सक्षम है क्या वह आर्थिकता से? नहीं है। लेकिन आर्थिक
क्षमता को वह पहचानती हैं, लेकिन अमल कहाँ तक करें, यह एक बार है। लेकिन ज़रूरत है सिर्फ उस क्षमता को, अपने अंदर कौन-सी क्षमताएँ हैं, उन क्षमताओं को जागरूक करना, अपने आप को जागरूक करना। और जब यह महिलाएँ जागरूक हो जाएँगी, मुझे लगता है कि उन्हें आकाश छूने में देर नहीं लगेगी। हम सामान्य रूप से नारियों में हम करुणा, दया, क्षमा, कोमलता, सहनशीलता आदि गुण मानते हैं, और पुरुषों में धैर्य, साहस, पराक्रम, आक्रमण आदि गुण पुरुषों के माने जाते हैं। लेकिन जब कभी किसी पुरुष में महिलाओं के गुण आ जाते हैं, तो उन्हें संत कहला जाता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं स्त्रियों की शिक्षा को लेकर, स्त्रियों की मुक्ति को लेकर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर, वह सब पुरुषों ने ही किए हुए हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमारी लड़ाई जो है, हमारे अस्तित्व को सिद्ध करने की लड़ाई है। हम अपने आप को सिद्ध करना चाहती हैं। हम पुरुषों से हमारी लड़ाई नहीं है, स्पर्धा पुरुषों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है पुरुषी प्रवृत्ति से होती है और पुरुषी अहंकार से होती है। इसलिए मैं अक्सर ये कहती हूँ कि महात्मा ज्योतिबा जैसे सहयोगी होना बहुत आवश्यक होता है। मैथिली शरण गुप्त बहुत अच्छी कहते हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। वह इतनी दयाशील होती है, ममतामयी होती हैं। लेकिन मैं जब छात्रों से बात करती हूँ, तो मैं उन्हें इस अबला शब्द की परिभाषा को थोड़ा-सा अलग मैं प्रस्तुत करती हूँ। अबला यानी दीनहीन नहीं है। अबला यानी यानी अधिक, ब यानी बलवान, अल्लाह यानी लावण्यवती। अधिक बलवान, लावण्यवती जो है, वह है अबला। ये मेरी अपनी परिभाषा है। लेकिन इन पंक्तियों में नारी मन और चरित्र का एक समर्थ प्रतिबिंब मैथिली शरण गुप्त ये करते हैं। लेकिन आज भी एक प्रकार की घुटन नारियों में हमें देखने के लिए मिलती है और उन्हें सहनी पड़ती है। वह एक बाप की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ, नारी जाति की अपनी अलग पहचान होने के बावजूद भी उसका स्वतंत्र व्यक्तिमत्व की अधिकारिणी होने का अवसर क्या उसे हम देते हैं? उसे जो भी पद मिलते हैं, वह पुरुष सापेक्ष पद ही उसे मिलते हैं। लेकिन आज इस सीमित दायरे से नारी बाहर आ चुकी है। वह विशेष क्षेत्र में अपनी ऊंचाई को छूने का प्रयास कर रही है। कईयों ने अनेक बुलंदियों को हासिल भी किया है। कथा काव्यों में ही नहीं, वास्तव में भी उनके चरित्र का चित्रण होता दिखाई देता है, मानो यही उसके जीवन की सार्थकता हो। इस पुरुष प्रधान व्यवस्था में ललिताई अनम्यूट हुआ, म्यूट झाला तुम्ही। महिलाएं हैं, आज वह अपने आप में वह सक्षम है। वह अपने आप को पुराना सड़ा हुआ मॉडल वह नहीं समझते, क्योंकि कंगन की खनक में रमने वाली नारी जो है, आज शासन संभालती हुई हमें नजर आती है। पायल की झंकार सुनाने वाले उनके पैर अब प्रगति रूपी घोड़े पर उछलने लगे हैं। रूप श्रृंगार को धन्य मानने वाली नारी आज युद्ध के घावों को अपने आभूषण समझ रही हैं। भारत के इतिहास में ही नहीं, जागतिक इतिहास में भी महिलाओं ने शासन संभाला है। मेरे मन में अक्सर यह अलग अलग सवाल आते रहते हैं कि जैसे क्या नारी आज पूरी तरह सक्षम हुई है? अगर हुई है तो किस दृष्टि से? यह सवाल आते रहते हैं। पुरानी सामाजिक मान्यताओं एवं मानसिक प्रणालियों में अब तब्दीलियां होने लगी हैं, बदलाव होने लगे हैं। वैचारिक मूल्यों में बदलाव आ रहे हैं, साथ ही
सामाजिक मूल्य भी बदल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में सामाजिक मूल्यों में बदलाव आना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है। आज की नारी पुरुष सापेक्ष नहीं है। जहां पुरुष अहंकार और दंभ ने स्वाभिमानी नारी पर दबाव लाने की कोशिश की, वहां महिलाओं ने पुरुष अहंकार का चकनाचूर कर अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को सिद्ध किया है। ऐसी महिलाओं की इस दुनिया में कमी नहीं है। जागतिक इतिहास के स्तर पर जब हम देखते हैं तो पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिमीराओ बंदरनायके बनी। वह समय लगभग 1960 का था। अपने कार्यकाल में वे सक्षम तरीके से और धैर्य से अनेक काम उन्होंने किए, जैसे सिंहली भाषा का राजभाषा दर्जा देना, अलग अलग। मैं उस संदर्भ में अभी ज्यादा ये नहीं कहूंगी। उसके बाद ब्रिटेन में दो महिलाएं जो हैं शासन की बागडोर संभाली, रानी एलिजाबेथ और दूसरी थी प्रधानमंत्री मार्गारेट थैचर। कभी पुरातनवादी बने तो कभी पुरोगामी बनकर राज सत्ता का लोकमानस का मेल बनाए रखने में यह दोनों भी पूरी तरह से सशक्त रहे। उस इतिहास की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उनमें भी नारियों का बहुत ही योगदान रहा है, चाहे वह शासन संभालने वाली नारी के इतिहास को आम्रपाली जो है मगध नरेश की आम्रपाली, जब उसे यह पता चला कि मगध नरेश से वह नेटवर्क गया लगता और नेटवर्क गेला अनिल. आ रही है आवाज? उनकी पत्नी पद्मावती, वह अलाउद्दीन और देवपाल, इन दोनों से किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की तख्त को संभालने वाली रजिया सुल्तान, यह अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्य को लेकर हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में उनके जो है कार्य काफी कुछ ये है। मैं उस दिशा में अभी नहीं जाऊंगी, समयावधि के कारण मैं चंद मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि नारियों को अब रसोई घर उनका इंतजार भी कर रहा होगा और उनके क्षमता को जो है मैं ज्यादा खींचूंगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुद्दों के ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए, यह सोचकर मैं ये कहूंगी। अब 21वीं सदी में सदी के इस भारत में वैज्ञानिक उन्नति के परिणाम स्वरूप आज घर घर में यांत्रिक उपकरणों ने अपना अधिकार जमा लिया है। कहने को तो हम बहुत प्रगति कर ली, लेकिन चांद पर चले गए, मंगल पर जमीनें खरीद ली, मिसाइलें और जेट के युग में प्रवेश कर लिए, आकाश की ऊंचाइयों को हमने छू लिया। इतना ही नहीं, सभ्य देशों की कतार में हम खड़े भी हो गए, लेकिन आज भी कुछ जगह पुरानी ढर्रों वाली दकियानुसी विचार प्रणाली दिखाई देती हैं। और शायद इस कारण होता क्या है कि भारतीय समाज में जिस महिला सशक्तिकरण या सक्षमीकरण की हम बात करते हैं, तो वास्तव में वह चरितार्थ हो पाया है क्या? और आमतौर पर महिलाएं और अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन को अधिक महत्व देती हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति आज बदलाव आवश्यक आया है। उन्होंने सामाजिक मानक और जिम्मेदारियों को दोनों एक साथ बखूबी तय किया है। बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना अच्छा योगदान भी दिया है। ये भी लगता है कि संपन्नता केवल आर्थिक नहीं होती है, परिपक्वता, आत्म प्रतिष्ठा और अपने आप में सक्षम होना भी एक प्रकार की संपन्नता है, ऐसे मुझे लगता है।
जयशंकर प्रसाद ने एक जगह ये भी कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, रजत नभ पद तल में पीयूष स्तोत्रसी बहा करो। वह भी अवनी और अंबर में, अवनी और अंबर तक वह अपने आप को विस्तारित करने बाद भी हमें आज भी क्यों कर प्रताड़ित होना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में बराबरी का सब अधिकार का प्रावधान करने के बावजूद भी क्या हम बराबरी का अधिकार देते हैं लड़कियों को? मेरा सवाल हर व्यक्ति से है कि अगर देते हैं तो ये बहुत चंद परिवार होंगे, अगर नहीं देते हैं तो क्यों? लड़कियां मांगती तो नहीं है, और इसलिए नहीं मांगती कि अगर हम उनकी संपत्ति में अधिकारी बने तो शायद मायका टूट जाएगा, अपने लोग टूट जाएंगे। सबको जुड़ने की कोशिश वह करती रहती हैं। आज भले ही हम हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को अनेकों अधिकार मिल गए हैं, प्रदान किए गए हैं। नारी शोषण से बचाकर उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार अंबेडकर जी ने प्रदान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा, संघर्ष और संगठन, देखिए, शिक्षा, संघर्ष और संगठन द्वारा ही भारतीय महिलाएं अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकेंगी। और यह व्यवस्था में, समाज में और अपने आप में इसका आमूलाग्र परिवर्तन लाना होगा। चाहे वह नारी वर्ग हो, चाहे वह पुरुष वर्ग हो, उन्हें जागरूक होना ही पड़ेगा। हम कहते हैं आधी आबादी जो है नारियों की है, मानते भी हैं, लेकिन हम उन्हें आधी आबादी का दर्जा देते हैं क्या? और आरक्षण उन्हें बराबरी का भी नहीं देते। 30%, 33% हमारी मांगे हैं। अगर हम आबादी हमारी आधी है तो 50%, आधा हमें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में जयशिवपुरी मैडम फोन करें का इतिहास गवाह है कि पुरुषों की प्रेरक शक्ति अगर कोई है तो वह नारी सदैव रही है उसके नेपथ्य के पीछे। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में जब हम यह देखते हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वह तथाकथित नारी सुलभ कमनीयता को बिसराकर अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक होकर विश्व मंच पर अवतीर्ण हुई है। मेरा यह मानना है कि किसी भी संघर्ष एवं आंदोलन के पीछे दो शक्तियां होती हैं, वह है हृदय एवं बुद्धि। अनिवार्य रूप से यह दोनों सक्रिय रहती हैं। बुद्धि समस्या का विश्लेषण कर, परीक्षण कर, उसे उसके चतुर्दिक आयामों का अवलोकन कर तथा परिणति का पूर्वानुमान लगाकर व्यक्ति की चिंतन क्षमता को तीव्रतर कर उसे कर्म क्षेत्र में सक्रिय होने की प्रेरणा देती हैं। तो वहीं हृदय उसके भावों का उद्वेलन कर राग द्वेष की संकुचित परिधि से निकलकर उसे जन समुदाय के साथ जोड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नारी चल पड़ी है, चल पड़ी है नारी, अब नहीं रुकेगी। चल पड़ी है नारी, अब नहीं रुकेगी। आज उठी है नारी, अब नहीं झुकेगी। चांद पर पहुंचकर परचम लहराया, चांद पर पहुंचकर परचम लहराया, वर्चस्व सबको अपना बताया। कौन कहता है नारी पीछे है, कौन कहता है नारी पीछे है नर से, वो आगे हर परचम से आगे है। उसका कार्य चलता ही रहा है। लेकिन फिर भी आज मैं सोचती हूँ कि अगर इतना सारा विकास होने के बावजूद भी क्यों कर कोठेवाड़ी जैसे प्रकरण होते हैं, घटनाएं होती हैं, क्यों कर निर्भया
हत्याकांड जैसी घटनाएं होती हैं, अगर हम व्यक्त होने की कोशिश करें तो हमें गौरी लंकेश की जैसी हमारी हत्या हो जाती है, या फिर तस्लीमा नसरीन जैसे हमें भूमिगत रहना पड़ता है। यह हमारी स्थिति है व्यक्त होने की। व्यक्त हो तो भी हमें सामना करना पड़ता है, और ना हो तो घुटन में जीना पड़ता है। आज सावित्री और महात्मा फुले, इन दोनों की स्थितियां जो हैं हमारे सामने जो हैं वह आनी चाहिए, और हर क्षेत्र में नारी का स्थान और सम्मान वह होना ही चाहिए। मुझे अपने आप को व्यक्त करने के लिए और सुअवसर प्रदान करने के लिए भाई दिगंबर जी राठौड़ और भाई मोहन जी चौहान ने सुविधा प्रदान की, सुअवसर प्रदान किया। मैं उनके प्रति अपनी सहृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और आप सभी श्रोताओं ने नेटवर्क के कारण जो डिस्कनेक्ट हुआ, फिर भी आप लोगों ने मुझे झेला, सहा और समझने की कोशिश की, इसलिए मैं आप सभी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।